अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आपका? आज विदाउट एनी फर्दर इधर उधर की बातें, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फॉर टुडे। पिछली दफ़ा हमने ये पढ़ा था जनाब लेक्चर नंबर 1 में कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती क्या है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर बेसिक डेफिनेशंस थी और उसके बेसिक जो तीन प्रिंसिपल्स थे, साइंटिफिक रिसर्च, क्लिनिकल प्रैक्टिस और पेशेंट वैल्यूज, वो तीन मेन चीज़ें थी। आज हम देखेंगे कि जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है ये हम करते क्यों है, वाई इज इट नीडेड एंड इफ इट इज नीडेड तो इसका फायदा किसको है, अगर स्टूडेंट्स हैं उसको क्या फायदा है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको क्या फायदा है। सो हम सबको मतलब कि हमने पहले ये बात की थी कि जीबीपी करने के लिए क्लिनिकल रिसर्चेज हैं उनसे हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब हमें पहले रिसर्च करनी पड़ेगी फिर हमें पता लगेगा। सुनो, दैट इज नॉट ट्रू। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ताकि बस इतनी रिसर्च करनी है कि आपने जो प्रैक्टिस करनी है, जो काम आप करना चाह रहे हैं या जो ट्रीटमेंट आप करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन हो। यू आर टोल्ड कॉन्स्टेंटली टू क्वेश्चन एंड जस्टिफाई द एक्शंस ऑफ योर सेल्फ। एक तो ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। पाकिस्तान में तो फिर भी इतना मसला नहीं है, बट अगर कोई कोर्ट ले जाए तो फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि अगर आपने कोई ट्रीटमेंट करवाई तो क्यों करवाई। पाकिस्तान से बाहर आपको हर जगह हर मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपने एक्सरे अगर किसी पेशेंट का कहा है करवाने को तो वो क्यों ज़रूरी है, क्या उसकी जगह। पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिस होती है नॉर्मली, क्योंकि हम नहीं ना ये सीपीपी को फॉलो करते या लॉ एंड ऑर्डर हमारी नहीं है तमीज से, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स यूजुअली कहते हैं एक्सरे भी करवा लो, सीटी भी करा लो, एमआरआई भी करा लो, कोई और रेडियोग्राफी का टेस्ट भी करवा लो, फिर पता लगेगा, ब्लड टेस्ट भी करवा लो। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती हैं। ये सारी आप फिजिशियन का जो रोल है या जो पहला गोल है, दैट इज टू आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस, और फिर उसके बाद इन चीज़ों से ये जो सपोर्टिंग टेस्ट हैं इनसे सिर्फ कंफर्म करना होता है। तो उसके लिए सारे टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती। तो आप जब करवाते हैं तो उसको जस्टिफाई भी करना पड़ता है हर जगह, क्योंकि स्पेशली जब इंश्योरेंस कंपनीज कर रही होती हैं, उसको स्पॉन्सर कर रही होती है, तो फिर आपको जवाब देना पड़ता है कि भाई आपने ये क्यों करवाया, या ज़रूरी था या नहीं था, और अगर नहीं ज़रूरी था तो आपका इजीली लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ठीक है, you are expected to give a clear rationale for the healthcare choices that you make, okay, and demonstrate an understanding of the evidence for योर डिसीजंस। एक तो जो आपने हेल्थ केयर चॉइसेस ली हैं उसको क्लियर करें कि वो आपने क्यों ली। दूसरा, आपने अगर ली और आपके पास कोई एविडेंस है तो फिर आपको एविडेंस भी शो कराना पड़ता है कि जी ये मेरा पर्सनल डिसीजन नहीं था, दिस इज व्हाट क्लिनिकल रिसर्चेस से, कि अब की नई क्लिनिकल रिसर्चेस ये कहती हैं इस बारे में, इसलिए हमें ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। दिस इज नॉट ओनली फॉर द लीगल पर्पजेस, ये पेशेंट को जस्टिफाई करने के लिए भी आपको जरूरी चाहिए। अगर आपके पास अपडेटेड नॉलेज नहीं है तो आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि एक ट्रीटमेंट आपने करवाना, स्पेशली इफ दैट पर्सन इज हेजिटेंट। एक तो क्यों करवाना पड़ता है ये सब कुछ आपको, क्योंकि एक तो आपके पास प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट है, लेट्स क्योंकि हम फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि लो बैक पेन में अगर डिस्क स्लिप के साथ एक पेशेंट आए तो क्या उसके लिए अल्ट्रासाउंड बेनिफिशियल है ज़्यादा, या उसके लिए शॉर्ट वेव डायथर्मी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ये आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ऐसे नहीं है कि पहले अल्ट्रासाउंड लगा दो, ना हुआ तो चलो उसके बाद शॉर्ट वेव लगा देंगे, वो नहीं तो चलो कुछ तो काम करेगा ना। इट डजंट वर्क लाइक दैट। दूसरा, उसके अलावा आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है कि आप जो केयर एक पेशेंट को दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट उसका दे रहे हैं, यू आर अकाउंटेबल टू जस्टिफाई दैट। Sick people are vulnerable and trust those with expert knowledge to advocate on their behalf through the delivery of best care possible. जो एक बीमार पेशेंट आया आपके पास वो vulnerable है, राइट? वो बीमार है, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, उसके साथ में ही मे और मे नॉट नो अबाउट दी recent medical advances, और वो अपने साथ किसी और को भी नहीं लेकर आया है। तो फिर आप क्या जरूरी है कि आप उसके लिए डिसीजन लेते हैं, एंड व्हेन यू टेक द डिसीजन तो फिर आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, मॉरली भी और प्रोफेशनली भी। इन ऑर्डर टू मेंटेन द बेस्ट यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। अब हम कैसे उसके लिए बेस्ट दें? हम सोच रहे हैं कि हमने उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट देनी है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट अगर देनी है तो फिर उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। दिस इज व्हाई वी से कि सारी जिंदगी पढ़ना पड़ता है। दिस इज द स्टडी वी आर टॉकिंग अबाउट, कि वो स्टडी क्या है, आपको रिसर्चेस में खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ता है और लोगों की रिसर्चेस को इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ता है कि क्या पता नई रिसर्च ये कहती है कि जो शॉर्ट वेव का जो
कॉन्ट्राप्लेनर मेथड है, सिर्फ वही बेनिफिशियल है लो बैक के लिए, कोप्लेनर नहीं है, जिसको क्लिनिकल रिसर्चेस के साथ प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो इस उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। Healthcare providers have a duty to safeguard all patients from the harm and minimize risk. कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो नर्स है, वो डॉक्टर है, वो फिजिशियन है, वो सर्जन है, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसकी एक ड्यूटी है कि पेशेंट को हार्म से भी बचाए और कोई जो रिस्क है उसको भी मिनिमाइज करे। अब हम इंडिविजुअल बेनिफिट्स पे आते हैं कि पेशेंट के लिए इस ईबीपी का क्या फायदा है। मतलब कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल अगर ईबीपी को फॉलो कर रहा है, अपनी प्रैक्टिस को एविडेंस के ऊपर बेस्ड कर रहा है, तो उसका पेशेंट्स को क्या फायदा है। उसका फायदा क्या है कि एक तो उसका टाइम बचता है पेशेंट का। पहले वो अल्ट्रासाउंड कराए, वो काम ना करे तो फिर वो शॉर्ट वेव करवाए, उसी का टाइम जाया हो रहा है ना, पैसे तो अलग जाया हो रहे हैं, पैसे टाइम भी उसका जाया हो रहा है, और उसके पास हो सकता है इतना टाइम ना हो। अगर हम, ये तो फिजियोथेरेपी है ना, अगर हम कोई इमरजेंसी केयर में बात करें, कैंसर का पेशेंट है और उसको उन्होंने कहा है कि जी पहले आप रिजेक्शन करवा लें, पहले ऑर्गन रिमूव करवा लेते हैं, ये पहली ट्रीटमेंट है। बट अगर डॉक्टर को ये पता था कि इसने काम नहीं करना और एंड पे हमें कोई कीमो करनी पड़ेगी उस पेशेंट की, तो फिर आपने उसके रिजेक्शन करके सिर्फ उसका टाइम जाया किया। हो सकता है अल्लाह ताला ने उसको इतनी मोहलत ही नहीं दी है और उसका टाइम हो ही ना उसके पास इतना। तो अगर उसको पहले पता होता कि कीमो ही फायदा देगी और रिजेक्शन फायदा नहीं देगी, तो फिर आई एम श्योर वो जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो ईबीपी की तरफ नहीं जाता, पेशेंट का भी टाइम बचता और डॉक्टर का भी टाइम बचता। उसके अलावा क्या है, इंक्रीज कंसिस्टेंसी एज ऑल पेशेंट्स रिसीव द सेम लेवल ऑफ केयर। ठीक है, सारे पेशेंट्स को एक इक्वल लेवल ऑफ केयर मिलती है, पता लग जाता है क्या चीज़ ठीक है। प्रैक्टिशनर के अंदर पेशेंट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है एज देयर नॉलेज ऑफ ऑप्शंस इज ट्रांसपेरेंट। और इंक्रीज वैल्यू फॉर मनी, जाहिर सी बात है उसके पैसे भी बचेंगे और पैसे सिर्फ उसी चीज़ पे लगेंगे जिस पे उसकी ज़रूरत थी। reduced variation of services, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ, बार बार ही और शी डज नॉट हैव टू गो थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स जस्ट टू फाइंड कि उसके लिए क्या काम करता है। एविडेंस कैन बी यूज टू सपोर्ट द नीड फॉर एडिशनल रिसोर्सेज। अच्छा जी, ये हो गए पेशेंट के बेनिफिट्स कि अगर एक डॉक्टर या कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके पेशेंट्स को क्या फायदे हैं। अब हम बात करते हैं कि इस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के प्रैक्टिशनर के ऊपर क्या फायदे हैं या प्रैक्टिशनर के लिए क्या फायदे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जिस जगह पे, मतलब कि हॉस्पिटल है जिसमें प्रैक्टिशनर ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहा है, उसका हॉस्पिटल को भी कोई फायदा है या नहीं है। प्रैक्टिशनर का फायदा तो आपको पता है जनाब, उसके साथ एम्पावरमेंट आती है। अब मैं आज ट्रीटमेंट कर रही हूँ पेशेंट का और मैंने पीएनएफ यूज की है पेशेंट के नर्व को मोबिलाइज करने के लिए, तो उस पीएनएफ से उसको फायदा हुआ है। तो आई एम 100% श्योर कि मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा एज अ प्रैक्टिशनर। आई फील वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैंने उसको मतलब कि आई नो समथिंग और इफ आई एम ऑफ यूज टू द पेशेंट्स। Increase personal and professional confidence in problem solving as practitioners adopt a critical approach. ठीक है, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, पर्सनल कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इंक्रीज क्वालिटी ऑफ केयर थ्रू द पेशेंट सेटिस्फैक्शन एंड पॉजिटिव हेल्थ केयर आउटकम्स। पेशेंट सेटिस्फाई होगा तो क्वालिटी ऑफ केयर इंप्रूव होगी। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग गुड, यू एटलीस्ट हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, राइट। तो अपने आप को लीगल पर्पसेस में या लीगल प्रोसीडिंग से बचाने के लिए आपको एबीपी करनी ही करनी पड़ती है। ठीक है, आप अच्छे इंसान है या बुरे इंसान है, आपको नहीं पसंद पेशेंट या जो भी है, यू कैन नॉट टेक अ बैड डिसीजन। वाई? आप अकाउंटेबल हैं। ये तो होगी लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन उसके बाद एक लॉ एंड ऑर्डर हमारे ऊपर भी तो है ना, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारे ऊपर, अल्लाह ताला भी हमें देख रहा है। तो इन सारी चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं करना क्योंकि एक कंट्री का लॉ हमें पकड़ लेगा, इनको हमें इसलिए भी करना है क्योंकि अल्लाह ताला भी हमें देख रहा है और हमें हर चीज़ का जवाब देना है। जब जिंदगी में हर चीज़ का जवाब देना पड़ता है तो फिर जाहिर सी बात है आपको प्रैक्टिस का भी जवाब देना पड़ेगा, इस दुनिया में भी और इसके बाद भी। एबिलिटी टू साइंटिफिकली सपोर्ट एक्शंस, ठीक है, आपकी एबिलिटी होती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बाद कि आप साइंटिफिकली सपोर्ट कर सकते हैं। सॉरी, आप ऐसे नहीं है कोई गया में हवा में मरी जा रहा है, मतलब एविन कह रहा है कि ये नहीं ये करा लो, एविन नहीं कह रहे आप, आपके पास साइंटिफिक एविडेंस है, यू कैन शो कि ये मेडिकल रिसर्चेज अब दुनिया में चल रही हैं, पाकिस्तान में, आउट ऑफ पाकिस्तान कहीं भी, और इससे ये फायदा होता है, इतने परसेंट लोगों को फायदा हुआ है, सो इसलिए हम ये करेंगे या हमने ये किया है। अप्रेज ऑप्शंस एंड इंटरवेंशंस, अप्रेज का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था, अप्रेज का मतलब होता है क्रिटिकली उसको एवेलुएट करना ऑप्शंस को, कि कौन कौन से ऑप्शंस है हमारे पास। हमारे पास ऑप्शन है हम मैकेंजी एक्सरसाइजेस करवा लें, हमारे पास सेक्शन है हम
ऑप्शन है हमारे पास कि हम फ्लेक्शन बेस्ड एक्सरसाइजेस करवा लें, हम कैट एंड कैमल पोज बनवा लें लो बैक पेन के लिए, ठीक है, हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाएं या हम स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाएं। तो ये सारी ऑप्शंस को यू कैन क्रिटिकली एवेलुएट बेस्ड ऑन द एविडेंस कि कौन सी चीजें, क्या सिर्फ आइसोमेट्रिक से फर्क पड़ता है या आइसोमेट्रिक के अलावा हमें कुछ और भी करवाना पड़ता है, ठीक है, और इंटरवेंशंस। अब जनाब तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ईबीपी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मुराद है यहाँ पे? कोई भी क्लिनिक, हॉस्पिटल जहाँ पे वो प्रैक्टिशनर काम कर रहा है, ये आपकी अपनी भी क्लिनिक हो सकता है जहाँ पे आपने अपना सेटअप खोला हुआ है, या फिर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो वहां भी आपको करना पड़ता है। मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ, मजे की बात तो नहीं है, इट्स वेरी सैड, कि द प्लेस वेयर आई यूज टू वर्क और आई स्टिल वर्क, वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, और बेसिकली वो एक यूनिवर्सिटी थी और उनका एक क्लिनिकल सेटअप था छोटा सा। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर आए, उनकी तबीयत खराब थी, चेस्ट पेन नहीं थी बट उनको स्टमक पेन थी, मतलब कि एंजाइना के ही सिम्टम्स थे, एमआई के सिम्टम्स थे। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि अब उनको पता नहीं लगा डॉक्टर साहब को, या ही मेड अ बैड डिसीजन। तो वो जो प्रोफेसर साहब एज अ पेशेंट आए थे ना, वो एक्सपायर हो गए वहाँ पे उस क्लिनिक में। सो वो डॉक्टर के ऊपर तो चला ही चला, पूरा केस चला। उस ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे वो क्लिनिक था, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया था कि इनका डॉक्टर ऐसे करता है तो यहाँ तो हमें नहीं जाना चाहिए। आपने बहुत केसेस सुने होंगे इस तरह के, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में जो, जिनके बारे में फॉर एग्जांपल, इफ यू रिमेम्बर, आई डोंट नो इफ आई शुड बी टेकिंग द नेम हियर और नॉट, एक प्राइवेट हॉस्पिटल जॉर्ज टाउन में, उसके बारे में बड़ा मशहूर है कि एक और था पुराना, वो तो शायद आप सबको पता होगा, जिसमें पेशेंट्स का कोई भी ट्रीटमेंट होता था उनकी किडनीज निकाल लेते थे फॉर सेल। तो एक आध दफा अगर वो इंसिडेंट हुआ है तो, बट वो उसमें अब ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी नहीं थी वी डोंट नो, बट उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि फॉर द लाइफ टाइम, अब मुझे पता है उस हॉस्पिटल में ये कभी ये केस हुआ था, मैं सारी जिंदगी वहां कभी ना खुद जाऊंगी, चाहे वहां कितना अच्छा डॉक्टर क्यों ना बैठता हो, मुझे जितनी मर्जी अच्छी गारंटी मिल जाए मैं तो कभी नहीं जाऊंगी। तो उसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, क्वालिटी ऑफ केयर देने के लिए, वर्कर्स में कॉन्फिडेंस को एनहांस करने के लिए, कंप्लेंट्स को कम करने के लिए, या क्लिनिकल गवर्नेंस जो हमें क्लिनिकल रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जस्टिफाई करने के लिए हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके अलावा क्या है, इंक्रीज कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड वैल्यू फॉर मनी, पेशेंट्स का गैर जरूरी पैसा नहीं जाया होता। एविडेंस फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन को इसका एक फायदा ये भी है कि उनकी रिसर्च के बाद दे नो कि अगर ये सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्जांपल नाउ दे नो, अब तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो अडेप्ट करें कि आईसीयू में फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए होता है, हमें कार्डियक केयर में अलग फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, स्पोर्ट्स केयर में अलग चाहिए, रिमेटोलॉजी के लिए अलग चाहिए। इफ दे नो कि हमने ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है तो फिर ही वो रखेंगे ना रिसोर्सेज के लिए, एलोकेट करेंगे लोगों को, और मे बी न्यू हायरिंग्स करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा है। जनाब अब हम एक टर्म आते हैं कि जी, अब सोच लिया हमने, ठीक है, पहले से पहले हम कन्विंस कर रहे थे कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, चलो हम हो गए कन्विंस, अगला स्टेप क्या है कि एविडेंस है। अब हमें कहा गया था कि जी एविडेंस लो और एविडेंस से स्टडी करो और फिर आपको पता लगेगा कि आपने क्या करना है। एविडेंस कहाँ से लाएं, अप टू डेट एविडेंस कहाँ से लाएं? हमें बता दिया कि जी बहुत सारी वेब सर्चेस हैं ऐसे, फिजियोपीडिया एंड ये कोरा एंड गूगल, ये तो एडिटेबल होता है, ये दिस इज नॉट रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो आपको क्लिनिकल बहुत सारे जर्नल्स हैं, आपने नाम सुना होगा कि जर्नल कोई चीज़ होती है, आर्टिकल्स कोई चीज़ होते हैं, वहाँ पे आर्टिकल, क्लिनिकल आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, न्यू रिसर्चेस आती हैं वहाँ पे, तो वहां से आप एविडेंस लेते हैं, ठीक है। अब वो दूसरी बात कहा जाता है कि एविडेंस ले लिया बट वो अप टू डेट होना चाहिए। अब अप टू डेट का क्या मतलब है? किस एविडेंस को हम अप टू डेट एविडेंस कहते हैं, ठीक है। तो सम एकेडमिक्स एक्सेप्ट वर्क दैट इज रिटन विद इन द 10 years, कुछ लोग ये कहते हैं कि पिछले 10 साल में, फॉर एग्जांपल अगर आज 2023 चल रहा है तो 2013 तक अगर कोई स्टडी पब्लिश हुई है ना विद इन 10 years, तो उसका मतलब यू कैन परसू दैट ट्रीटमेंट, या आप उसको कर सकते हैं, यू दैट इज एप्लीकेबल। बट मेजोरिटी लोग ये कहते हैं कि जी नो, नॉट 10 years बट 5 years, विद इन 5 years, ठीक है, तो वो होना चाहिए। और कुछ जगहों पे ये भी कहा जाता है कि विद इन 3 years, कि पिछले 3 सालों का जो है बस वो क्वालिटी एविडेंस है, उससे पिछला जो है ना वो बोगस हो गया है, वो बहुत पुराना है।
So the term up-to-date evidence indicates that the most recent evidence is the best, but this should not necessarily be accepted as no study is perfect. ठीक है कि कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती. एवरी piece of evidence should be evaluated for its strength and weaknesses. आपने up to date evidence तो निकाल लिया है, बट उसके बावजूद आपको उसको evaluate करना पड़ता है कि उसके अंदर क्या पेशेंट किया था, क्या वो पेशेंट के डेमोग्राफिक्स वही थी जो हमारी थी, या कोई और वीकनेस उसके अंदर थी. हो सकता है वो एक खास मौसम में कोई डिजीज थी जिसके ऊपर वो ट्रीटमेंट किया गया और यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, हर स्टडी जो आप निकालते हैं, इफ यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन व्हाट इज रिटन इनसाइड, आपको उसको भी एवेलुएट करना पड़ता है. वो जो एवेलुएशन है उसको कहते हैं क्रिटिकल अप्रेजल. ठीक है, वो टॉपिक आगे आएगा, उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि किन किन बेसिस पे आप उसको एवेलुएट करते हैं. क्रिटिकल अप्रेजल का लेक्चर अलग होगा. डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज देखते हैं जनाब. पहले है ट्रेडिशनल नॉलेज. ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होती है? एक जगह की लॉन्ग टर्म विजडम है जो कि वहीं पे रह रही है, कि सोशली कंस्ट्रक्टेड भी होती है, रिलीजियस कंस्ट्रक्टेड भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक जगह के लोग हैं, वो मीट नहीं खाते. यू कैन, ठीक है, आप कंसिडर करें. वो उनकी सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉलेज है कि नहीं जी हमने मीट नहीं खाना. तो अब आप उसके ट्रीटमेंट में उसको ये नहीं कह सकते कि बेटा रोज सुबह शाम दोपहर नाश्ते में खाने में तूने बकरा ही खाना है. वो नहीं खाता. या उनकी एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ, इट मे बी रिलीजियस रीजंस, दे मे बी वीगन, कुछ और भी हो सकता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बैठ के लेक्चर दें और आप उनका रिलीजन चेंज करें या आप उनको कोई और एडवाइस दें. आपका एज अ रोल उस वक्त क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर. और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के तौर पे आप क्या करते हैं? अगर आपके पास ये नॉलेज है कि वीगन्स जो है दे डोंट ईट दिस दिस दिस, तो फिर आप उसको जो भी ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे कि उसको फायदा भी हो और उसकी जो भी उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पूरी हो जाए. ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज. The extent to which this form of evidence may be termed reliable is questionable. ठीक है, ये type of knowledge थोड़ी सी questionable है. क्यों? As it is difficult to generalize knowledge between cultures. However, its strength lies in its validity. ठीक है, ये culture to culture जो knowledge है ये differently vary करती है. एक जगह पे अगर कल्चर क्या, ये तो प्रोविंसेस में भी पंजाबी और तरह का खाना खाते हैं, कराची के लोग और तरह का खाना खाते हैं. दोनों की डिफरेंट चीजें हैं, दोनों के डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, दोनों के डिफरेंट आइडियाज हैं, समटाइम्स दोनों के डिफरेंट मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं. तो उसके अकॉर्डिंग आपको, अब फॉर एग्जाम्पल सीधी सी मैं एग्जाम्पल दे, ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है कि जी हमारे यहाँ पाकिस्तान में गाँव में आप जाएं, ठीक है, आपने गाँव में प्रैक्टिस की थी, आपको सरकारी नौकरी मिल गई है जी अल्लाह की तरफ से. अब आप वहां जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ एक ट्रेडिशन है कि मेल के लिए मेल डॉक्टर और फीमेल पेशेंट के लिए फीमेल. फीमेल पेशेंट आपको आके कभी नहीं दिखाएगी अगर आप एक मेल डॉक्टर हैं. ठीक है, वो उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज है. आपको ये पता होगा तो फिर आपको टीम भी चाहिए, आपको मे बी और चाहिए, आप उनको पहले बता सकते हैं. दूसरी चीज क्या है कि अगर आप सिटीज में जाते हैं तो वहां पे मेल फीमेल पेशेंट्स दिखा देते हैं, वहां पे नॉलेज और तरह की है. तो दिस इज ट्रेडिशनल नॉलेज दैट वेरीज विद द एरियाज एंड रिलीजन्स एंड कल्चर्स एंड एथनिसिटीज एंड ऑल दैट. ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ नॉलेज है अथॉरिटी नॉलेज या ऑटोक्रेटिक नॉलेज. एक्सपर्ट से नोविस तक जाती है. सीधी सी चीज है, एक्सपर्ट से नोविस क्या है? मेरे अब्बा ने मुझे ये बताया था कि ये नहीं करना सारी जिंदगी, तो बस वो मेरी ऑटोक्रेटिक नॉलेज है. मेरी अम्मा कहती हैं कि जी कपड़े धोने हैं तो ऑटोमेटिक मशीन में नहीं धोने, मैनुअल मशीन में धोने हैं. ये अथॉरिटी नॉलेज है, ये ऑटोक्रेटिक नॉलेज है. दिस इज व्हाट शी हैज डन एंड दैट इज व्हाट शी हैज पास्ड ऑन टू मी. ठीक है, पेरेंट चाइल्ड की एग्जांपल ये होगी. स्टूडेंट टीचर की क्या है? टीचर ने, आप मेरे टीचर ने एक दफा ये बताया कि बेटा अगर आपने कभी होम विजिट करना है ना पेशेंट का, तो पैसे अपने पहले साइड पे कर लेने. डोंट वेट फॉर द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट. आपके सेशंस चल रहे हैं 1.5 हफ्ते, आपने वेट नहीं करना कि 1.5 हफ्ते बाद जाके आपको पैसे मिलेंगे सारे इकट्ठे. नो. क्यों? उनका एक्सपीरियंस ये था कि उनका पेशेंट दरमियान में एक्सपायर हो गया था. तो मॉरली रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिकल थी. ही कुड नॉट गो एंड आस्क फॉर द मनी ऑफ दोज सेशंस जो कि उन्होंने पहले उनको पास्ट में दिए हैं. क्यों? वो वेट कर रहे थे कि एंड पे सारे पैसे मैं इकट्ठे ले लूंगा. सही. ये मेरा स्टूडेंट टीचर नॉलेज है. एम्प्लॉय या एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या है जनाब? एम्प्लॉय रिलेशनशिप वो है जो कुलीग्स बताते हैं या जो आपके हेड्स हैं वो आपको बताते हैं कि ऐसे नहीं करना या ये नहीं करना. कुछ जगहों पे प्रैक्टिस होती है, लॉयर एज अ, जो लॉयर होता है ना उसको ट्रीट नहीं करते. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि लॉयर्स को ट्रीट नहीं करते. क्यों? उनका, उनने किसी से सुना था किसी एम्प्लॉय के साथ हैंड हो गया था. ठीक है, किसी भी वजह से हुआ था. सो ये टाइप ऑफ नॉलेज है अथॉरिटी नॉलेज या ऑटोक्रेटिक नॉलेज, जो एक नॉविस एक
एक्सपर्ट जो है वो एक नॉविस को देता है। नॉविस का मतलब होता है जो न्यू है अभी। अच्छा जी, इससे पहले हम पढ़े थे कि टाइप ऑफ नॉलेज, हमने अथॉरिटी नॉलेज पढ़ी जो कि एक एक्सपर्ट जो है वो एक नोविस को देता है। ठीक है। ये टाइप ऑफ नॉलेज जो है दिस इज लेस क्रेडिबल। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स सोली ऑन द सिचुएशन चेंजेस या सोशल चेंजेस। ठीक है, किसी के साथ हैंड हुआ जरूरी नहीं आपके साथ हो, आपने भी वो वाली प्रैक्टिस नहीं करनी है। अथॉरिटी नॉलेज इज डिपेंडेंट अपॉन द ग्रुप मेंबर्स बिलीविंग एंड रिस्पेक्टिंग बोथ द नॉलेज गिवर एंड द नॉलेज इटसेल्फ। ये सिर्फ तभी फायदेमंद है अगर नॉलेज देने वाले पे आपका भरोसा हो। आप उसी पे बिलीव नहीं करते तो फिर आप उसकी बात क्या मानेंगे? इट इज द मोस्ट शॉर्ट लास्टिंग फॉर्म ऑफ एविडेंस एज इट रिलायज अपॉन द रेपुटेशन एंड एक्सपर्टीज ऑफ द नॉलेज गिवर। उसकी रेपुटेशन पे भी डिपेंड करता है, उसके एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि किसने आपको बताया। पर्सनल नॉलेज या एक्सपीरियंस नॉलेज क्या होती है? ये वही नॉलेज है जो आपके एक्सपीरियंस से आपने गेन की है, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है वो है। While tradition and authority evidence have some internal logic and have some level of transferability, personal evidence is considered too person-centered to generalize to another human being. अब एक और है जनाब, that is trial and error approach. It involves the successive use of alternatives until some level of success is achieved and often used in the absence of more concrete knowledge. ठीक है, अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड आया था, कोविड फर्स्ट टाइम अकरेंस थी ना, इससे पहले डॉक्टर्स को तो नहीं पता था कि कोविड नाम की कोई बीमारी है, उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट होता है। फिर ये नॉलेज कौन सी चलती है? ट्रायल एंड एरर चलती है। आप ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं, वो चलता नहीं, काम करता, फिर आप कोई और ट्राई करते हैं, फिर नहीं काम करता, फिर और ट्राई करते हैं। दिस इज नॉट 100% रिलायबल। ओके। आखिरी है जनाब रिसर्च बेस्ड एविडेंस, जो कि हमें साइंटिफिक स्टडी से, पब्लिश आर्टिकल से मिलती है, जो कि मेन सोर्स ऑफ एविडेंस हमारे लिए है। ठीक है। और वही सोशल प्रॉब्लम्स भी, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस वो सॉल्व करता है। अब ये जो रिसर्च बेस है, दिस इज इसके अंदर समटाइम्स और फॉर्म्स ऑफ नॉलेज भी मिलती हैं साथ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इंटरव्यू किया, इट रिक्वायर्स सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेडिशनल बिहेवियर। अगर आप किसी जो स्टडी है वो की गई थी पेशेंट्स को इंटरव्यू करने के बाद, तो दैट मीन्स इट इन्वॉल्व सम ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है। और अगर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स किए गए थे, उसका मतलब उसके अंदर ट्रायल एंड एरर इन्वॉल्व था। ये लेक्चर था हमारा आज का। इट वॉज अबाउट वाई। पहले तो हमने पढ़ लिया था व्हाट इज एबीपी। आज का लेक्चर था व्हाई शुड वी डू एबीपी। ठीक है। कोई क्वेश्चंस होगा तो मुझे बताइएगा, और अगर आपको ये लेक्चर्स चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए, तो भी मुझे बताइए। चलो, थैंक यू सो मच।